नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के इस अंक के साथ मैं सीमा आरजू। प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और बेटी बचाओ अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति की हमीरपुर इकाई ने बीड़ा उठाया है और आगामी 6 महीनों के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों में पर्चे बांटे जाएंगे। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति की हमीरपुर जिला कमेटी की बैठक समिति के सह सचिव व जिला प्रभारी संजीव ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जुलाई महीने से लेकर दिसंबर महीने तक बेटी बचाओ अभियान कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मंदिरों में पर्चे बांटे जाएंगे। इसके साथ ही नशे की प्रवृत्ति को छुड़ाने के लिए भी स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे और सदस्यता अभियान को भी तेज किया जाएगा। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति की हमीरपुर जिला कमेटी के सचिव संसार राणा ने बताया कि जुलाई महीने से लेकर दिसंबर माह तक बेटी बचाओ अभियान और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मंदिरों में पर्चे बांटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि नशे से दूर रहने के लिए बच्चों और अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समिति समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम प्रदेश में करती रहती है। जुलाई और अगस्त के महीने में हम मेंबरशिप कैंपेन चला रहे हैं, सदस्यता अभियान। हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने संगठन के साथ, अपनी हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के साथ जोड़ना है। उसके साथ साथ हम जिला में इसी दौरान शिक्षा सम्मेलन या शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर एक सेमिनार करेंगे। उसके बाद जो बेटी बचाओ अभियान के तहत राज्य स्तर पर हमारे कार्यक्रम तय हुए हैं। नवरात्रों के दौरान उसमें पर्चे बांटना, लोगों को कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूक करना, या जो हमारे बच्चों में, विद्यार्थियों में नशे की एक प्रवृत्ति बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो, हमने देखा, पीछे एक सर्वे किया था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने कबूल किया, इस बात को स्वीकार किया कि वो कोई ना कोई नशा कर रहे हैं आज के डेट में। इवन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल जाने वाले बच्चे, उसके प्रति बच्चों को, पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए आने वाले समय में अभियान चलाएंगे। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। चंबा जिला के लिए बनने वाला बस अड्डे का कार्य शुरू न होने के विरोध में चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल मिंजर मेले के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिलेगी और चंबा जिला के लोगों को बस अड्डे को लेकर पेश आने वाली समस्याओं को रखेगी ताकि जिला के लिए जल्द से जल्द बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। चंबा जिला की समस्याओं को लेकर चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल के सदस्य मिंजर मेले के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिलेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल के अध्यक्ष हरिरामपुरी ने बताया कि चंबा में बस अड्डे, मेडिकल कॉलेज खोलने और खेल के मैदान को लेकर उनके काउंसिल द्वारा जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार को पत्राचार के माध्यम से कई बार चेताया गया है, लेकिन चंबा की ये मांगें सिर्फ मांगें बनकर रह गई हैं और इन मांगों को पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई, जिसे लेकर वे मुख्यमंत्री से मिंजर मेले के दौरान मिलेंगे और चंबा की जनता के हितों का हवाला देते हुए इन मांगों को जल्द पूरा करने की अपील करेंगे। चंबा जिले की जितनी भी मुख्य समस्या हैं उसके बारे में चंबा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेसिव काउंसिल बार बार सरकार को, जिला एडमिनिस्ट्रेशन को तथा अपने मंत्रियों तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला आज तक। स्वाइस के चिट्ठी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, चिट्ठी का जवाब होगा, केस वहां गया। ग्राउंड रियलिटी है कि कोई भी डेवलपमेंट कार्य जो है वो नहीं हुआ और सारा काम स्टैंड स्टिल हुआ है। अतः चंबा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेसिव काउंसिल ने आज ये निर्णय लिया कि हमारा डेपुटेशन जब भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मिंजर मेले पर आएंगे तो उस वक्त हम उनसे मिलेंगे तथा अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराएंगे। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। चंबा के किसानों में खेती के साथ साथ दुग्ध उत्पादन और डेयरी फार्मिंग के प्रति रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से चंबा के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा इन दिनों प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में जिला के 27 युवक युवतियों को डेयरी फार्मिंग विषय पर जागरूक किया जा रहा है ताकि डेयरी विषय का प्रशिक्षण हासिल कर ये किसान अपनी जीविका में बढ़ोतरी कर सकें। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान चंबा में इन दिनों डेयरी फार्मिंग पर आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 7 जुलाई से 12 जुलाई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में डॉक्टर काजल द्वारा प्रशिक्षुओं को पशुपालन विषय पर जागरूक किया गया ताकि पशुओं का अच्छे ढंग से पालन पोषण कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सके और किसान फसल उत्पादन के साथ साथ दूध उत्पादन कर लाभ कमा सकें।
शिविर के बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बालू चंबा के निदेशक मंजीत सिंह जसरोटिया ने बताया कि इस दौरान युवक युवतियों को उत्पादन, पैकिंग और आधुनिक ढंग से दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी गई, ताकि युवक युवतियां खेती के साथ साथ दुग्ध उत्पादन विषय पर भी कार्य कर सकें और उसका लाभ भी उठा सकें। आज से एक डेयरी फार्मिंग पे प्रशिक्षण आरंभ किया गया है, जिसकी प्रशिक्षिका डॉक्टर काजल ठाकुर है। इसमें चंबा जिला के विभिन्न भागों से लोग आए हुए हैं और लगभग 27 युवा युवतियों को यहाँ प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। मैं एक बार फिर ये कहना चाहूँगा, जो यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है वो पूर्ण रूप से निःशुल्क है। यहाँ पर खाने पीने की तथा रहने की सुविधा है। अतः जो गाँव के लोग जो आते हैं वहाँ ये पूर्ण रूप से फ्री होके आते हैं। यहाँ पर हमारी ओर से उनके हर प्रकार से मोटिवेशन दी जाती है और आने वाले समय में वो प्रशिक्षण प्राप्त करके बैंक की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत ऋण प्राप्त करके अपना स्वरोजगार आरंभ कर सकते हैं। ये जो है प्रशिक्षण ये 6 दिन के लिए दिया जा रहा है और इसके बाद नेक्स्ट मंडे से एक बार फिर डेयरी फार्मिंग पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अतः मैं सभी चंबा के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इसमें अधिक से अधिक लोग आके इस जो सुविधा दी जा रही है हमारे संस्थान द्वारा इसका लाभ उठाएं। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एसएफआई के कार्यकर्ताओं के साथ अचानक ही मारपीट शुरू कर दी। माहौल उस समय तनावपूर्ण बना जब कॉलेज गेट पर एसएफआई के कार्यकर्ता रूसा और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मारपीट के दौरान 3 छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने भी बीच बचाव में आकर मारपीट कर रहे छात्रों को हिरासत में ले लिया है। हमीरपुर डिग्री कॉलेज गेट पर रूसा प्रणाली को लेकर एसएफआई के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था कि अचानक ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट शुरू कर दी गई, जिसमें 3 छात्रों को गंभीर चोटें पहुंची हैं। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने मारपीट करने वाले छात्रों को पकड़ा और बीच बचाव कर मामला शांत किया। मारपीट की घटना के बाद कॉलेज परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। घायल अशोक कुमार ने बताया कि गेट के बाहर अचानक ही एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने आकर मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुबह से ही एसएफआई के कार्यकर्ता लड़ाई का माहौल पैदा कर रहे थे। गेट के बाहर इन्होंने लड़ाई की हमारे साथ और गरीब के साथ मेरे को यहाँ पे कार में मारी और यहाँ पे मारी। इनमें थे जसवीर सिंह, जस्सी, कपिल बनियाल, उमेश सिंह और 10-12 छात्र और साइड रही। पुलिस ने भी हमारे ऊपर हाथ लगाया, उनको कुछ नहीं बोला। वहीं एसएफआई के कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के कार्यकर्ता सुबह से ही तनावपूर्ण माहौल बना रहे थे और कार्यकर्ताओं को कैंपस में डरा धमका रहे थे। उन्होंने बताया कि एबीवीपी हमेशा ही गुंडागर्दी का माहौल पैदा करती है। धरना था इसके खिलाफ जो कॉलेज की डिमांड थी ना, उसके लिए सुबह से हम बना रहे थे। ये सुबह से लड़ाई का माहौल बना रहे थे हमारे, ये यहाँ लड़ाई करनी है, इनका होने मेरा धरना वगैरह। और जैसे हमारे बंदों को अंदर डरा रहे थे बिल्कुल तरह से, जैसे हम बाहर के इन्होंने अटैक कर दिया हम पे, तो इसका यही कर रहे हैं अभी अटैक, जैसे गुंडागर्दी का माहौल बना रहे हैं फिर से। अभी हाँ गुंडागर्दी चलेगी हमारी। हथियार तो कुछ चलाई नहीं गए इसमें, जो जैसे आपने वही थे, आप तो देखा होगा आपने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने अटैक कर दिया सीधे जाके और यहाँ इसकी प्रवीण की स्टूडियो के सामने अटैक किया हमारे बंदों को। पहले अंदर मारा हमारे बंदे को और उसके बाद बाहर मारा। जैसे हमारा धरना खत्म हुआ तो मारा उनको। इस मुद्दे पर पुलिस अधीक्षक अजय सिंह बौद्ध ने बताया कि कॉलेज गेट में हुई मारपीट में संलिप्त छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून के तहत पूरी कार्रवाई की जाएगी। आप ही से मालूम हुआ कि वहाँ झगड़ा हुआ है, जिसने भी कानून को अपने हाथ में लिया होगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज गेट के बाहर हुई लड़ाई के बाद दोनों छात्र संगठनों ने एक दूसरे के खिलाफ और साथ ही कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे कॉलेज प्रशासन को भी बीच बचाव में उतरना पड़ा। तब कहीं जाकर कॉलेज का माहौल शांत हो सका। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में गुप्त नवरात्र के खास मौके पर जहां बाहरी राज्यों से लाखों श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए, तो इन्हीं श्रद्धालुओं में एक श्रद्धालु ने मां नैना देवी के चरणों में 80 किलो चांदी चढ़ावे के रूप में चढ़ाई। ये वही श्रद्धालु है जिसने पहले भी मां के चरणों में चांदी की काफी भेंटें चढ़ाई हैं।
हिमाचल प्रदेश के सभी शक्तिपीठों में जहां गुप्त नवरात्रों के चलते भक्ति की लहर दिखाई दे रही है, वहीं अंतिम गुप्त नवरात्रि के मौके पर शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बन रही है। शक्तिपीठ नैना देवी में गुप्त नवरात्रों के मौके पर लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने मां नैना देवी के दर्शन किए। वहीं एक श्रद्धालु ने मां नैना देवी के चरणों में 80 किलो चांदी चढ़ावे के रूप में चढ़ाई। ये श्रद्धालु पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। श्रद्धालु द्वारा मां नैना देवी के मुख्य द्वार के रूप में चढ़ाई गई 80 किलो चांदी का बाजारी मूल्य लगभग 39 लाख रुपए है और अब मां के द्वार का दरवाजा पीतल की जगह चांदी का बन गया है। श्रद्धालु द्वारा चढ़ावे के रूप में दी गई चांदी के इस भव्य द्वार पर कारीगरी भी खूब की गई है। द्वार के सबसे ऊपर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है, वहीं बीच में भगवान सूर्यदेव और मां शेरावाली शेर पर विराजमान हैं। द्वार के निचले हिस्से में मां के द्वारपाल विराजमान हैं। पंजाब का ये श्रद्धालु अब तक मां नैना देवी के मंदिर में 1 क्विंटल 50 किलो के करीब चांदी दान कर चुका है। इससे पहले भी ये पंजाबी भक्त मां नैना देवी के दरबार में 1 चांदी का बॉक्स और 3 जोड़ी चांदी चढ़े दरवाजे दान कर चुका है। मां नैना देवी के खजाने की बात करें तो दानियों ने नकदी के साथ साथ सोना चांदी भी दिल खोल कर दान किया है। इसमें ज्यादातर दानी श्रद्धालु पंजाब और हरियाणा के हैं। पंजाब के श्रद्धालु द्वारा एक भव्य सुंदर माता का गेट दिया गया है, जिसे उन्होंने कल मंदिर में स्थापित किया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद इस पंजाब के श्रद्धालुओं द्वारा माता नैना देवी में इससे पहले भी 3 दरवाजे दान में चांदी के द्वारा जो उनमें चांदी मड़ी हुई है दिए गए हैं। इस प्रकार काफ़ी तादाद में सोना व चांदी मंदिर में प्राप्त हो रहा है। हमारी माता रानी से यही प्रार्थना है कि इन श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा बनाए रखें और आशीर्वाद दें, ताकि दान के लिए अन्य लोग भी प्रेरित हों। ऐसा करने से मंदिर का जो है वो स्वरूप भव्य हुआ है और जो पहले गेट यहाँ लगा हुआ था वो पीतल का था और उसके बदले में ये चांदी का गेट अब लगाया गया है। यह हर्ष का विषय है कि पंजाब के समराला से एक श्रद्धालु के द्वारा 80 किलो चांदी का ये गेट माता नैना देवी को समर्पित किया गया है। इससे श्रद्धालु देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और इसके साथ साथ मंदिर का भी चौमुखी विकास होगा। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जिला चंबा के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाथरी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनीखेत का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिला चंबा में मेडिकल कॉलेज बनाना सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है और 2 साल में कॉलेज भवन बनाकर तैयार करवाना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता में शामिल है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जिला चंबा के 2 दिवसीय दौरे के दौरान बाथरी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ये उनका जिला चंबा का पहला दौरा है और चंबा जिला में स्वास्थ्य सेवाओं में जो भी कमियां पाई गई हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से दूर करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाथरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन शीघ्र तैयार करवाया जाएगा, जिसमें मरीजों के लिए 30 बिस्तरों का प्रावधान होगा। इसके अलावा यहाँ पर इस समय 1 चिकित्सक कार्यरत है और अब यहाँ पर 4 डॉक्टरों को तैनात किया जाएगा, जबकि वार्ड सिस्टर, स्टाफ नर्स और अन्य स्टाफ की नियुक्ति भी तुरंत प्रभाव से की जाएगी। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जिला चंबा में मेडिकल स्टाफ और दवाइयों की कमी को देखने के लिए उन्होंने ये दौरा रखा है। चंबा में जो डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है उसको जानने के लिए और दवाइयों की स्थिति को जानने के लिए मैंने दौरा किया है। आज जो है जितने मेडिकल ऑफिसर्स हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स हैं जी, उनकी मैंने चंबा में मीटिंग रखी है और उसका कनेक्शन भी करूँगा। जो भी कमियाँ पाई गई, जो भी ये अपने क्षेत्र की ब्लॉक की कमी बताएंगे, उसको नोट करेंगे और उसका समाधान करेंगे। कल फिर मेरा जो है राजस्व अधिकारियों की मीटिंग है। जिला के सारे डिप्टी कमिश्नर, SDMs, तहसीलदार, जहाँ सब तहसील है वहाँ के सब अपने तहसीलदार और डिविजनल कमिश्नर जी मीटिंग करेंगे और उसमें रिव्यू करेंगे
कि कितने म्यूटेशन केसेस ऐसे हैं जो 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, 3 महीने से 6 महीने के बीच में कितने, 6 महीने से साल के बीच में कितने, और डिले के क्या कारण है जी। अपीलें किस किस के पास कितनी पड़ी है कलेक्टर के पास। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जिला चंबा में मेडिकल कॉलेज लाना उनकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है और 2 साल में कॉलेज भवन बनाकर तैयार करवाना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही 100 लैब टेक्नीशियंस, 130 फार्मासिस्ट और 839 पद जो मेल और फीमेल हेल्थ वर्कर्स के खाली हैं, उन्हें भर दिया जाएगा। डॉक्टरों की कमी पूरी की जाएगी जी। यहाँ एक डॉक्टर इसमें अभियान 4 डॉक्टर होंगे जी। डेंटल डॉक्टर यहाँ ऑलरेडी है जी। वार्ड सिस्टम भी होगी, यहाँ स्टाफ भी बढ़ जाएंगे जी। और जब 30 बिस्तर की भवन का निर्माण हो जाएगा, जब 30 बिस्तर के भवन का निर्माण होगा तब वहाँ स्टाफ तो उसे बढ़ाएंगे, लेकिन नर्स तब लगाएंगे जब बिस्तर लग जाएंगे जी। तो बहुत जल्दी अगली कैबिनेट मीटिंग में मैं ये जो है। सिटी चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। सोलन में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों में भारी रोष देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक रमजान के पाक महीने में जब मुस्लिम युवा सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, तब कुछ पुलिस कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की और जबरन उन्हें उठाने लगे, लेकिन जब मस्जिद के अन्य व्यक्तियों द्वारा बीच बचाव किया गया तब कहीं जाकर मामला शांत हो पाया। सोलन में पुलिस द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों पर सुबह 4 बजे मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना से मुस्लिम समुदाय के लोगों में भारी रोष नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक रमजान के पाक महीने में कुछ मुस्लिम युवा सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, तभी कुछ पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा और मारपीट करने लगे, यहाँ तक कि उनकी बाइक्स को भी जबरन ले जाने लगे। लेकिन मस्जिद में मौजूद कुछ व्यक्तियों द्वारा बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रशासन से इस मामले पर कड़ा रुख लेने की बात कही है। 4 बजे मैं आ रहा था नमाज पढ़ने यहाँ पे, तो रात पुलिस वाले आए, पीछे से आके उन्होंने मारना शुरू कर दिया था। पीछे से आए, हमने पूछा भी क्या हुआ, तो बेसी पिए हुए थे कुछ, उन्होंने आते पीछे बिना कुछ बया हुई उन्होंने मारना शुरू कर दिया। सुबह पर होटल से खाना खा के आ रहा था, तो 3-4 लड़के नीचे गए, लेकिन पुलिस वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मैं नीचे गया तो लड़के मोटरसाइकिल पुलिस वाले खींच रहे थे, उसमें गाड़ी में डाल रहे थे। मैंने उनसे कहा खैर उन्हें वो मोटरसाइकिल छोड़ते, उनके साथ काफ़ी बदतमीजी कर रहे थे। उनमें से एक सिविल ड्रेस में था पुलिस वाला और एक ड्रेस में, और जो सिविल ड्रेस में उन्होंने शराब पी रखी थी, काफ़ी गाली गलौज कर रहा था। नमाज पढ़ने के लिए इतना महंगे से 2 लड़का और मोटरसाइकिल ले गए नमाज पढ़ने के लिए। इतने पीछे से पुलिस वाले आए, 2 गड्डी, उसमें 2 बंदे उतर कर 2 पुलिस वालों ने, एक साथी वर्दी में था, उसे आने का उनसे पूछा भाई यहाँ कैसे है जी, मैं नमाज पढ़ा है। उनका हमारे झपट 5-4 इतना मैं पकड़ लिया उन्होंने भी, मेरे के लोग उत्तर 2-3 मार पटाई करी बिना वजह के, ना कोई बात कहानी, ना कोई मसला, ना कोई। देखो जी अगर ऐसा ही होता रहा हमारे लिए तो बताओ क्या होगा हमारे लिए, बताओ। नमाज भी पढ़ना हमें, हमारे महीने का रमजान है, हमें 4 बजे हमारी नमाज होती है। मुस्लिम एकता मंच के प्रधान खुर्शीद आलम ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि नमाज अदा करने आए कुछ व्यक्तियों के साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया है, जो सरासर गलत है। इसके बारे में वे जिला प्रशासन को अवगत करवाएंगे और अगर उनके द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता तो मामले को वे प्रदेश सरकार के सम्मुख रखेंगे। जिस तरीके का यहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई त्यौहार मुसलमानों का हो या गैर मुस्लिमों का हो, जिस तरीके से उसका सभी मिलके वो सब मनाते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। रमज़ान के महीने में हम 29 या 30 रोज़े हम रखते हैं और हम रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, बुराइयों से बचते हैं, अच्छाई की तरफ को चलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम हलाल रोज़ी के रोज़ा रखने के बाद नमाज और नमाज के बाद हलाल रोज़ी ढूंढते हैं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। इराक में फंसे अमन के परिजनों ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि हिमाचल सरकार उनके बेटे को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं कर रही। रविवार को धर्मशाला में शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा से परिजन मिले और इस दौरान उनकी मंत्री से काफी कहासुनी भी हुई। इराक में फंसे धर्मशाला के अमन के परिजनों ने सरकार पर उनके बेटे को न ढूंढने के आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान परिजनों ने कहा कि सरकार उनके बेटे को ढूंढने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रही और जिस भी मंत्री, सांसद या अधिकारी से वे मुलाकात करते हैं वहां से उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है।
गौरतलब है कि अमन को बंधक बने करीब 1 महीना हो गया है और अभी तक परिजनों का अमन से कोई संपर्क भी नहीं हो पाया। इराक के शहर बगदाद, तिर्कित और कुर्दिस्तान के लगातार बिगड़ते हालात के मद्देनजर वहां काम कर रहे दर्जनों हिमाचली युवाओं पर भी बड़ा खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है, जिससे हजारों मील दूर बैठे परिजन बेचैन हो उठे हैं। खाड़ी के देशों में रोजगार के लिहाज से इराक, कतर और सऊदी अरब शुरू से ही हिमाचल वासियों की पहली पसंद रहा है। कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी व ऊना जिलों से संबंध रखने वाले युवक इन दिनों आतंक और दहशत के साए में बगदाद और तिक्रिक में दिन रात पसीना बहाते हुए रोजी रोटी कमा रहे हैं। खासकर कांगड़ा जिला से संबंध रखने वाले युवक हर साल भारी संख्या में रोजगार वीजा में बगदाद का रुख करते हैं। सद्दाम हुसैन के खात्मे के बाद इराक के नवनिर्माण में भारतीयों की भूमिका काफी अहम साबित हुई, लेकिन अब बगदाद और तिक्रिक में सुन्नी आतंकियों के खूनी खेल से विश्व बिरादरी एक बार फिर सकते में आ गई है। इस मुश्किल घड़ी में हिमाचली भी जल्द से जल्द इराक छोड़कर स्वदेश लौटने का प्रयास कर रहे हैं। अमन के पिता रमेश कुमार ने हिमाचल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और मंत्री उनके बेटे को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। वहीं दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा सरकार इराक में फंसे लोगों को ढूंढने का लगातार प्रयास कर रही है। परिवार के सभी लोग आज बेहद परेशान हैं। उनके बेटे को गुम हुए करीब 1 महीने से अधिक का समय हो गया है और सरकार की ओर से आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा। सरकारें जो बहुत काम कर रही हैं, हिमाचल सरकार बिल्कुल इसके तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हमारे बच्चे को जल्दी से जल्दी रिहा करने के लिए कोशिश करें। और महीना हो गया है, उसको क्या पता खाना मिल रहा नहीं मिल रहा। तो कितने समय से आप सरकार से मिल रहे हो, किस किस से मिल चुके हैं अभी आप? हम तो वैसे अपने CM साहब से तो नहीं मिले, मगर MP साहब से मिले हैं और सुधीर साहब से मिले हैं। और इन्होंने आश्वासन दिया, हम बात नहीं की जाकर दिल्ली में। CM साहब ने भी कोई बात नहीं की दिल्ली में। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज से नए सत्र का आगाज हुआ। नई छात्राओं के लिए कॉलेज का पहला दिन काफी उत्साह से भरा रहा। वहीं पहले दिन कॉलेज द्वारा छात्राओं के स्वागत के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नई छात्राओं को कॉलेज के बारे में जानकारियां दी गईं, साथ ही अध्यापकों से भी उन्हें रूबरू करवाया गया। प्रदेश के सबसे बड़े कन्या महाविद्यालय RKMV में नए शैक्षणिक सत्र 2014-15 की शुरुआत हो गई है। कॉलेज के पहले दिन सोमवार को नई आई छात्राओं के लिए कॉलेज द्वारा एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं को कॉलेज और कॉलेज से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही छात्राओं को टीचर्स का इंट्रोडक्शन भी दिया गया। छात्रों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिटी चैनल से बात करते हुए RKMV की प्रिंसिपल मीरा वालिया ने बताया कि आज से नए सत्र की कक्षाएं शुरू हुई हैं और नई छात्राओं का वेलकम करने के लिए ये आयोजन रखा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार ज्यादा छात्राओं ने दाखिला लिया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज में रैगिंग को रोकने के लिए कमेटी भी गठित की गई है और छात्राओं को किसी भी परेशानी से दो चार होना नहीं पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस माह में जो नए बच्चे हैं कॉलेज में जो प्रवेश लेते हैं वो अपनी क्लासेस लगाने के लिए आ जाए हैं, क्योंकि पिछला हफ्ता तो हमारा 0 वीक था। फॉर्मली जो क्लासेस हैं वो आज से ही शुरू हो रही हैं फर्स्ट ईयर की। तो कॉलेज प्रशासन जो है उनको फॉर्मल वेलकम भी करता है और कॉलेज के बारे में, कॉलेज की एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत कुछ उनको बताया जाएगा ताकि वो हमारे माहौल से भी अवगत हो सके और साथ ही जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनको भी आंसर किया जाएगा ताकि ये बच्चे हमारे जो पुराने बच्चों के साथ हिल मिल जाएं और साथ ही स्टाफ की इंट्रोडक्शन भी करवाई जाएगी। और मैं आशा करती हूँ कि ये आयोजन बहुत ही सफल रहेगा। आप देख भी रहे हैं हॉल खचाखच भरा हुआ है और पिछले वर्ष की तुलना में इस साल ज़्यादा छात्राओं ने प्रवेश लिया है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। अब तक बेकार और मुसीबत समझे जाने वाली चीड़ की पत्तियां अब लाखों के भाव में बिकेंगी। पत्तियों के बहुआयामी उपयोग से युवा मंडल, महिला मंडलों और बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। वनों में पड़ी चीड़ की पत्तियां जो एक समय में अभिशाप मानी जाती थीं, वहीं आज वरदान साबित होने लगी हैं। प्रदेश में प्रतिवर्ष जंगलों में आग लगने से वन संपदा का करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इससे कार्बन गैस भी बनती है जिसका प्रभाव मौसम पर पड़ता है।
वन विभाग सोलन में 12,500 हेक्टेयर वन है, जिसमें 4,500 हेक्टेयर जंगल है। इन जंगलों में अधिकतर चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। जिला सोलन के अधिकतर इलाके चीड़ के पेड़ों से भरे पड़े हैं। परवाणु, धर्मपुर, स्पाटू, कसौली और कंडाघाट के जंगल मुख्यतः सड़क मार्गों के साथ जुड़े हैं। हर वर्ष इन जंगलों में आग लगने से वन संपदा का करोड़ों रुपए का नुकसान होता है और आग की लपटों से बचाने के लिए वन विभाग और निजी कंपनी ने एक संयुक्त अभियान चलाकर इसकी खपत का खाका तैयार किया है। सोलन वन मंडल में हमारे पास जो अभी फॉरेस्ट हम मैनेज कर रहे हैं तो तकरीबन 12,000 हेक्टेयर के करीब एरिया है फॉरेस्ट एरिया, जिसमें से 4,500 हेक्टेयर जो है चीर पाइन नीडल के जंगल जो है हम मैनेज कर रहे हैं। ये जंगल जो है परवाणु, धर्मपुर और सबाथू रेंज में मुख्यतः पाए जाते हैं और सारे जंगल जो वेल कनेक्टेड हैं ये रेलवे ट्रैक से हैं और नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से हैं। इसमें प्राय दिन हमें ये फायर सीजन में देखने के लिए मिलता है कि टूरिस्ट आते हैं, लोकल जो लोग इसमें जंगलों में पास होते हैं या दूसरे आने जाने वालों को नेग्लिजेंस की वजह से फॉरेस्ट फायर का अकरेंस जो है ज़्यादा रहता है। इसके लिए हमने पिछले साल से एक योजना शुरू की है अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन की मदद से, जिसमें हम लोकल लोगों को सहभागिता से फॉरेस्ट एरिया में चीर पाइन नीडल जो है इकट्ठी करते हैं। चीर पाइन नीडल इकट्ठी करने का हमारा मकसद सबसे पहले तो हम फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट फायर की जो कंट्रोल है उसमें सक्षम रहते हैं। वन मंडल अधिकारी प्रेम महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग और निजी कंपनी के सहयोग से पिछले वर्ष चीड़ की पत्तियां एकत्र करने की योजना चलाई गई। इसके साथ विभिन्न पंचायतों, युवा मंडलों और महिला मंडलों को जोड़ा गया है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को हस्तांतरित करना वन विभाग का उद्देश्य है, ताकि वे स्वरोजगार से जुड़ सकें। ये चीर पाइन नीडल लोग इकट्ठा करते हैं, मेनली महिला मंडल, युवक मंडल और लोकल पंचायत को इसमें सम्मिलित किया जाता है। और जो अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन है वो ₹1.65 पर किलो के हिसाब से स्पॉट से इस पाइन नीडल को इकट्ठा परचेज करके अपने सीमेंट फाउंडेशन जो उनका दाड़ला घाट में यूनिट सेटल्ड है वहाँ लेके जाती है। हमारा पर्पज़ जो है वो मुख्यतः जो है वो फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना है और साथ के साथ जो है वो लोगों को आजीविका प्रदान करनी है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सोमवार को आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स ने C2 के बैनर तले श्रम एवं रोजगार निदेशालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। वेतन बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर इस बार भी गौर न किया गया तो वे अपना आंदोलन उग्र करेंगे। इस दौरान आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने एक रैली भी निकाली। पिछले लंबे अरसे से आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स सरकार के समक्ष अपनी मांगों को उठाते आए हैं, लेकिन अपनी मांगें पूरी न होने की वजह से अब आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। सोमवार को C2 के बैनर तले आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर श्रम एवं रोजगार निदेशालय शिमला में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश भर से आए आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स ने इस प्रदर्शन में भाग लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सभी प्रदर्शनकारियों ने महिला एवं बाल विकास विभाग के बाहर भी जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर निदेशक से भी मुलाकात की। सिटी चैनल से बात करते हुए आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन की राज्य महासचिव सरोज शर्मा ने अपनी मांगों के बारे में जानकारी दी। हमारी राज्य कमेटी के फैसले के अनुसार यहाँ पे 7 जुलाई को मांग दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जा रहा है और इसमें अभी जो निचले स्तर पे पिछले जो 10 जून से 30 जून तक लगातार हमने जो प्रदर्शन किया है, मांग करते हैं कि पंजाब की हरियाणा की तर्ज पे 7,7500 वर्कर को और 3500 हेल्पर को दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर इसी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी इससे भी ज़्यादा काम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से लिया जा रहा है। यहाँ तक कि चपरासी से लेकर जो ऊपर तक
DPO तक सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है उनको ना तो सरकारी कर्मचारी माना जाता है, ना उनको कोई सरकारी कर्मचारी की सुविधा दी जाती है। मात्र 300 रुपया वर्कर को और 200 रुपया हेल्पर को हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। और बहुत सारा काम सरकार की जितनी स्कीमें हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से निचले स्तर पे लागू किया जा रहा है, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर लगातार अपने प्रयासों से उन स्कीमों को लागू कर रही है और लोगों में उसका फायदा भी हो रहा है। लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर लगातार इस काम के चलते हुए ना उनके वेतन में बढ़ोतरी हो रही है, ना उनको पेंशन सुविधा मिलती है। इस तरह की कोई भी सुविधा उनके यहाँ पे नहीं मिलती है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि ये सभी के लिए, विशेषकर हिमाचल वासियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है जब रॉरिक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय रॉरिक स्मृति न्यास नग्गर जिला कुल्लू द्वारा ललित कला अकेडमी नई दिल्ली के साथ रॉरिक समझौते को समर्पित द रॉरिक पास्ट एंड मॉडर्निटी नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज ऐतिहासिक गेटी थिएटर में इस प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित कला प्रेमियों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि ये भारत में अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऐतिहासिक गेटी थिएटर में रॉरिक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय रॉरिक स्मृति न्यास नग्गर जिला कुल्लू द्वारा ललित कला अकेडमी नई दिल्ली के साथ रॉरिक समझौते को समर्पित द रॉरिक पास्ट एंड मॉडर्निटी नामक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि वर्ष 1929 में रूस के विख्यात शिक्षाविद, मानवतावादी आंदोलन के अग्रणी तथा जाने माने चित्रकार निकोल्स रॉरिक ने कला एवं वैज्ञानिक संस्थाओं तथा ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के लिए एक समझौते का मसौदा तैयार किया था। इसे रॉरिक समझौते के नाम से जाना गया। रॉरिक ने मनुष्य के भविष्य की सुरक्षा के लिए मानवता के इतिहास को सुरक्षित रखने पर बल दिया। भारत में अपनी तरह की ये पहली प्रदर्शनी है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि उन्हें ये जानकर गौरव महसूस हो रहा है कि इस तरह की पहली प्रदर्शनी भारत में लगाई गई है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये देश भर में लगाई जाएगी, जिससे न केवल भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ होंगे बल्कि इसका प्रभाव दोनों देशों की सांस्कृतिक एकता में भी झलकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकोल्स रॉरिक, जो कि कला एवं संस्कृति के विश्व की आत्मा थे, ने हिमाचल प्रदेश को अपने दूसरे आवास के रूप में चुना था। इसी जगह ने निकोल्स को हिमालय के शाश्वत सौंदर्य के अद्वितीय प्रतिमान चित्रों के रूप में सृजित करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें प्रसन्नता है कि वर्ष 2015 में इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की 80वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में गहरी रुचि दिखाते हुए कहा कि यूरोप तथा लैटिन अमेरिका के अनेक शहरों से होते हुए अब ये प्रदर्शनी भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में इसका आरंभ देवभूमि हिमाचल से हुआ है और हिमाचल निकोल्स रॉरिक का दूसरा घर भी है। Stayed in India and he did a lot of work in India. Many of our paintings were painted in India. Also elsewhere also. But today it is not only Indian heritage. It's not only heritage of Russia. It is a international heritage. So when we talk about remembering the 80 years of his pact, how important do you think it is for people of India as well, the bilateral relation between two countries, as well to the artists? See, we have always had coordination with Russia, no matter which government we were, for what period of time. And the friendship between Russia and India is historic. It still continues, it will continue for times to come. And so far, our collaboration in the field of culture, art, music, and also our desire to keep peace in the world and keep impetus for peace movements is a common desire of the countries. अंतर्राष्ट्रीय रॉरिक स्मृति न्यास के न्यासी शक्ति चंदेल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रॉरिक केंद्र नग्गर की विभिन्न गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी। इससे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय केंद्र रॉरिक अलेक्जेंडर लोस्यूकोव ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और रॉरिक शोध केंद्र की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रशासन से इस प्रदर्शनी को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए मिले सहयोग और सहायता के लिए भी आभार व्यक्त किया। It has traveled already to the countries of Europe and America,
was exposed at the UNESCO headquarters in Paris, the United Nations branch in Geneva, and the Palace of Peace in Hague. Now it has reached India, the state of Himachal Pradesh, where its exposition, for the reasons understandable, must have been shown in the first place probably. We launched this exhibition here in the Gallery of Arts in Shimla due to the kind cooperation of the National Academy of Fine Arts, Lalit Kala Academy in Delhi. By this exhibition, presented in the year of Nikolai Rerich's 140th anniversary, we launched today the show of this exhibition in different states of India, the country which for a quarter of a century was the second native country for Nikolai Konstantinovich Rerich. सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली और विक्रम कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला जिला के घूंड में अपनी धर्मपत्नी व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह के साथ बिशु मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले व त्योहार हिमाचल प्रदेश के लोगों के जीवन का हिस्सा हैं और हमें अपनी समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और भाषा को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राजकीय माध्यमिक पाठशाला दमियाना को स्तरोन्नत कर उच्च पाठशाला करने और पंचायत घर के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने 14,50,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित ग्राम पंचायत घूंड के भवन का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला जिला के घूंड में अपनी पत्नी व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह के साथ बिशु मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि मंदिरों के जीर्णोद्धार के समय प्राचीन वास्तुशिल्प को यथावत रखा जाना चाहिए ताकि प्राचीन वास्तुशिल्प कायम रह सके और इससे देवी देवताओं के प्रति हमारा विश्वास भी सुदृढ़ रहे। वीरभद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने कई बार इस क्षेत्र का पैदल दौरा किया है, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि अब सभी कठिन क्षेत्र सड़क सुविधा से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग पर सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए संपर्क मार्गों को लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाएगा। उन्होंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो 1000 किलोमीटर लंबी सड़कें थीं जो छोटे वाहनों के लिए थीं, लेकिन आज प्रदेश में 34,000 किलोमीटर लंबी मोटर योग्य सड़कें हैं। आज सभी गांव में बिजली है। उन्होंने कहा कि उस समय केवल 500 के लगभग प्रदेश में स्कूल थे, जबकि आज 17,500 स्कूलों के अतिरिक्त अनेक महाविद्यालय बच्चों को बेहतर व गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर शिक्षण संस्थान कांग्रेस के शासनकाल के दौरान खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गठन के समय राज्य में कुछ ही अस्पताल थे, जबकि आज आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त 3 और मेडिकल कॉलेज चंबा, नाहन व हमीरपुर में खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी सड़कें, अस्पताल, स्कूल इत्यादि कांग्रेस सरकार की देन है और हम सुनिश्चित बनाएंगे कि प्रदेश का कोई भी कोना सड़क सुविधा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ठोडा को ग्रामीण खेलों और प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इस खेल को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घूंड में विज्ञान विषय की कक्षाएं आरंभ करने की घोषणा की और कहा कि यदि इसके लिए अतिरिक्त कमरों की जरूरत हो तो उनका निर्माण किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को बिशु उत्सव पर खुशी और समृद्धि की कामना की। उन्होंने प्रशासन को मंदिर के प्राचीन वैभव को बनाए रखने के निर्देश दिए और इसकी सजावट के लिए 4 लाख रुपए देने की घोषणा की। मैं जो है मैं होकर भी पैदल आया हूँ। मैं नीचे छैला सिंह को चला हूँ और रोहित सिंह को चला हूँ। तो ये मेरा भी पहली दफा घूम आने की बात हुई है और आज पहली दफा मैं गाड़ी में सवार होकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि मैं गाड़ी यहाँ से जाऊँगा और यहाँ से सीधा जो है मैं चौपाल को विजय से मिल जाऊँगा। खाली आप यहाँ पर नाम पत्र रखा गया है उनमें कुछ सड़कों की मांग की गई है। ये वो सड़कें हैं लिंक रोड्स जो ग्राम पंचायतों ने खुद बनाई हुई है और जैसे जब वो उनको जो है वो स्वीकृतियाँ प्राप्त हो जाएगी, पर्यावरण स्वीकृति है और स्वीकृतियाँ हैं तो लोक निर्माण विभाग इन सड़कों को
लेकर इनका आगे निर्माण करेगी और इनको जो है एक सड़कों का जाल जो है इस इलाके में खुल जाए। आज मैंने यहाँ पर जो है बहुत से उद्घाटन के काम किए हैं। एक तो उठाऊ पेट्रोल योजना है जो गिरी खंड गाँव से देहू धार योजना, इसका मैंने प्रयास किया और मैंने तो सिंचाई जन स्वास्थ्य विभाग को ये आदेश दिए हैं कि मैं इस स्कीम को बड़ी फुर्ती के साथ तेजी के साथ बढ़ना देखना चाहता हूँ। स्थानीय विधायक बलवीर सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री और प्रतिभा सिंह का उनके विधानसभा क्षेत्र में पधारने पर स्वागत किया और कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्र की समस्याओं से पूरी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी। सिटी चैनल के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। अगले मॉनसून सत्र से हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली सबसे आधुनिक विधानसभा बन जाएगी। राज्य विधानसभा को ई विधान नाम की प्रणाली से लैस किया जाएगा, जिसके बाद सदन की पूरी कार्रवाई कंप्यूटरीकृत हो जाएगी। इस बाबत विधानसभा में पत्रकारों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल और संसदीय कार्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। हिमाचल विधानसभा में ई विधान प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के मकसद से प्रशिक्षण कार्य जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। आगामी मॉनसून सत्र से ई विधान के तहत पूरी कार्रवाई कंप्यूटरीकृत हो जाएगी। ऐसे में इस प्रणाली को अमली जामा पहनाने के लिए कार्रवाई से जुड़े तमाम लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सोमवार को विधानसभा में सदन की कार्रवाई की कवरेज करने वाले पत्रकारों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल और संसदीय कार्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। सदन में लैपटॉप की मदद से प्रश्नकाल से लेकर तमाम चर्चाओं और महत्वपूर्ण बिलों के बारे में किस तरह से जानकारी ली जाए, इस बाबत भी पत्रकारों को बेहतर तरीके से बताया गया। मेनली तो ये है कि कागज से हटते हुए हम जो आज के युग की ज़रूरतें हैं, इलेक्ट्रॉनिक युग की ज़रूरतें हैं, उसकी तरफ हम स्विच कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी जर्नलिस्ट का जो प्रेस रूम है उसको भी लैस कर रहे हैं, वहाँ भी 10 कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। और बाहर अभी तक हमने 12 आपकी गैलरी में 12 जो है लैपटॉप्स लगाने का फ़ैसला किया था। डिफ़िकल्ट प्रणाली नहीं है और आपको सिर्फ जो प्रयास करना है, इसलिए अभी विचार विमर्श हो रहा है कि जो नेक्स्ट सेशन आ रहा है वो कितने दिन का किया जाए। स्पीकर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कशन की जा रही है अगस्त के सेशन को लेके, और उससे पहले जो है ऑनरेबल मेंबर्स की ट्रेनिंग के लिए क्या तरीका अख्तियार किया जाए वो भी डिस्कस हो रहा है। क्योंकि 4 तारीख को डॉक्टर परमार जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे उनकी जयंती आ रही है, तो उसके आसपास हम एमएलएस की ट्रेनिंग का प्रोग्राम करने के बारे में सोच रहे हैं और उससे स्पीकर साहब जैसे ही फैसला करेंगे तो ऑनरेबल मेंबर्स की भी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो आज का तो शुरुआत ये थी कि क्योंकि पत्रकार जो है इस प्रणाली से भली भांति अवगत हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स को समझते हैं, तो आज आप आए हैं तो काफ़ी बातें आप लोगों से डिस्कशन में निकलेंगी जिसको कि हम इम्प्रूव कर सकेंगे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने सदन की कार्रवाई की पूर्णतया कंप्यूटरीकृत होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इसके बाद सदन में सभी के लिए कार्य करना बेहद आसान हो जाएगा। बकौल बुटेल, ई विधानसभा प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने के मकसद से सभी संबंधित विधायकों, अधिकारियों और पत्रकारों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सभी माननीय विधायकों और गवर्नमेंट से कनेक्शन करके जो भी है पेपरलेस ये सारा प्रोसीजर होगा। इससे न केवल हमारे आदरणीय मेंबर्स जो हैं उनको सुविधा होगी, पर गवर्नमेंट का भी बहुत सारा पैसा बचेगा, क्योंकि 15 करोड़ के करीब सारे एक साल में इसकी सेविंग होगी, पेपरलेस होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर हम पर्यावरण की बात करते हैं, हमारे 6000 जो ट्रीज़ हैं, वृक्ष हैं, उनकी भी सेविंग होगी। और इसमें सुविधा है क्योंकि जो भी यहाँ कार्रवाई होगी वो माननीय विधायक जो हैं अपने निजी कंप्यूटर पर भी इसको अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपनी बात जो है वो
असेंबली में रख भी सकते हैं, बहस होगी। और जहाँ पर कोई डिज़ास्टर हो जाता है या कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात विधायक जो है वो रखना चाहते हैं, उसमें भी हमने एक प्रोविजन किया है कि वो वहाँ पर अगर वो एक शॉट ले आए वहाँ पर, चाहे मोबाइल में लाए, तो उसको अध्यक्ष की परमिशन से उसको विधानसभा में दिखाया जा सकता है और उसकी वस्तुस्थिति जो असेस की जा सकती है। सिटी चैनल के लिए शिमला से सोम मेहता की रिपोर्ट। पिछले दिनों स्थानीय दुकानदारों की शिकायत पर माल रोड और लोअर बाजार को जोड़ने के लिए सीढ़ियों की मरम्मत की गई थी। सीढ़ियां तो बनकर तैयार हो गईं, लेकिन अब सीढ़ियों से निकाला गया मलबा दुकानदारों के लिए सरदर्द बन गया है। सीढ़ियों की मरम्मत के दौरान निकला ये मलबा लोअर बाजार में बीच रास्ते पर रख दिया गया है और अब इसे वहां से हटाने की सुध कोई नहीं ले रहा। दुकानदारों ने कहा कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत नगर निगम से की है, लेकिन उनकी सुध कोई नहीं ले रहा। वहीं लोगों को भी यहां से गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिमला के लोअर बाजार में माल रोड को जोड़ने वाली इन सीढ़ियों की अभी हाल ही में मरम्मत की गई है, लेकिन मरम्मत के दौरान यहां से जितना भी मलबा निकला वो सारा लोअर बाजार में सड़क पर ही रख दिया गया, जिससे यहां दुकानदारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। साथ ही पैदल चलने वालों को भी मुश्किलें पेश आ रही हैं। यही नहीं, पर्यटन सीजन के चलते शहर की सुंदरता को भी इससे ग्रहण लग रहा है और अब इस मलबे के ढेर पर लोगों ने कूड़ा करकट फेंकना भी शुरू कर दिया है, जिससे गंदगी बढ़ती ही जा रही है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम से बार बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। आज से 15-20 दिन से पड़ा है। कमेटी के दफ्तर फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारी जिम्मेवारी, इसको उठाना नहीं। ठेकेदार को फ़ोन करते हैं तो वो कहता है जी हमें नहीं पता इसका, हमारा काम था खोदना, तोड़ना और चले जाना। सीढ़ी बना के वो गायब है। किसी और को बोलते हैं कि उठा के तैयार नहीं है। इस चीज़ से अब देखो हमारे शहर का क्या इम्प्रेशन रहता है। टूरिस्ट आता है, गंदगी है, मच्छर है, यहीं सब में बैठ के हम लोगों ने खाना खाना है। 10 चीज़ें लोग जाते हैं और बिल्कुल सीढ़ियाँ जो बनी हैं सब चीज़ें, मैंने किसी को कोई फिक्र नहीं है इस चीज़ की क्या हो गया। कोई 20-25 दिन से पड़ा है जी, और कई बार कह चुके हैं इसको उठाने के लिए, लेकिन कभी कहते हैं कि ड्राइवर नहीं है, कभी कहते हैं कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, कोई सुनवाई नहीं है। कितना बुरा असर पड़ता है इस तरह के? इसका बुरा बहुत असर है जी, इसका कस्टमर पे असर है, अपनी सेहत पे असर है, हर चीज़ पे असर है। धूल मिट्टी उड़ती है, सारा दिन परेशानी है। कितनी बारी बोला कि ये कूड़ा उठवाओ, ये उठवा ही नहीं रहे। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कोई कार वगैरह कोई आता है तो वो ढेरी देख के चला जाता है। ये कहाँ से ये कूड़ा आया? ये कूड़ा ये जो सीढ़ियाँ बनी है ऊपर, ये कि ये जल्दी से जल्दी उठवाएं कूड़ा हमारे ना, जो ये बाहर गंद पड़ा हुआ है हमारा, हमें बिल्कुल साफ चाहिए ना सामान वगैरह सब कुछ ना। तो जी जितने भी टूरिस्ट है सारे खड़े होके मतलब साइड से ही निकल जाते हैं। हमारी दुकानदारी तो मतलब इतने दिनों से कम 20-25 दिन हो गए हैं, जिसके कारण मतलब हमारी दुकानदारी भी नहीं चल रही है और वैसे ही मतलब बहुत भद्दा लग रहा है कि हर कोई आता है, कोई केले का छिलका ऊपर डाल जाता है, कोई क्या चीज़, मतलब हर गंदी चीज़ इसके ऊपर है। मतलब बड़े दिनों से तो मक्खियाँ भी यहाँ पे हो रही है। इस बारे में सिटी चैनल ने नगर निगम उप महापौर टिकेंद्र पंवर से बात की तो उन्होंने इस समस्या का शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया। उसी को काम करते हुए उसमें रखें और आज या कल तक उसको क्लियर कर दें ताकि लोगों को परेशानी न हो। लेकिन जो बड़ी परेशानी थी वो हमने दूर की है, क्योंकि आप उन दुकानों पर खड़े भी नहीं हो सकते। जब भी हम बाजार में जाते थे यही उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी, चाहे फंड लेने जा रहे हो या जो भी करने हो आप ये करो। अभी हम इसको वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स को बोलेंगे तुरंत इसको होपफुली एक दिन करना। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।